हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो बीएसएससी के लिए सेट निकाला गया है CGL4 के लिए सेकेंड वॉल्यूम, उन्हीं का सेट नंबर 1 को आज हम लोग देखेंगे। तो इनमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही सेट को देखेंगे और मैथ रीजनिंग का आपको पूरा सेट का जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप बना सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था। पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था वह समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन और कविराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है वो बताना है आपको। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ये भी सही है। यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान के जो है एक क्षेत्र पड़ता है पंजाब प्रांत, उसी क्षेत्र में है। और हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। हड़प्पा व्यास नहीं बल्कि रावी नदी के किनारे था, तो ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा के उत्खनन करता RD बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी थे, नहीं। हड़प्पा के उत्खनन करता दयाराम साहनी थे और RD बनर्जी जो थे यह मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता था। इसके बाद तो ये 3-4 गलत हो जाएगा। छत वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से नहीं बल्कि यह महाराष्ट्र के दामाबाद से मिला है। तो इसमें जो है केवल 1-2 सही है, तो सही वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारण पर विचार कीजिए और उनमें से छिन्नतम कारण को इंगित कीजिए। छिन्नतम यानी गलत कारण को बताना है आपको। तो लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने वाली घटनाएं होती रही हड़प्पा संस्कृति में, सही दिया गया है। मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई, ये भी सही कारण है। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अपलावन हुआ, ये भी सही दिया गया है। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, ये कथन गलत दिया गया है, क्योंकि हड़प्पा के पतन का कारण जो था नदी सूख गया था, बाढ़ बार बार आ रहा था, जलवायु परिवर्तन हो रहा था, तो ये सभी कारण था हड़प्पा के पतन का। इस पर कोई आक्रमण करके हड़प्पा संस्कृति को नष्ट नहीं किया था, तो यही गलत है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उल्लूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? इसका संबंध जो था डाक व्यवस्था से था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और तुगलक काल जो है यह 1320 से 1414 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया क्या गया है और पूछा गया है कि इनमें सही कौन सा है वो बताना आपको। परगना सिकदार के अधिकार में था, सही है। मुंशी भूराजस्व की वसूली की देखरेख करता था, ये भी सही है। शेरशाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, तीनों कथन इनमें जो है सब सही है शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता इक्ता व्यवस्था की नहीं है पूछा गया है। तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही दिया गया है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, यह भी सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, यह कथन गलत दिया गया है, क्योंकि इक्ता व्यवस्था में जो है इक्तेदार उस राजस्व जो वसूली करता था उनका कार्य था प्रशासनिक खर्चों और सैनिक को वेतन देने के लिए, यानी इसलिए इस इक्ता का प्रयोग किया जाता था प्रशासनिक खर्च और सैनिकों को वेतन देने के लिए, और जो उससे बच जाता था तब उसे केंद्रीय खजाने में जमा कर दिया जाता था। तो यही कथन गलत है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या दिया गया है कि औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब के बारे में पूछा गया है। तो उसने कश्मीर से लेकर जिंजी तथा हिंदुकुश से लेकर चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया, सही दिया गया है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ये भी सही है। उसने टर्नफी कानून को अपनाया था, सब सही है इनमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए कि डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच के बारे में पूछा गया है। डच जो है गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अपनी
पहली कोठी बनाई थी, सही दिया गया है। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के द्वीप पर वर्चस्व स्थापित किया, यानी अपना अधिकार जमा लिया था, सही दिया गया है। इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था, ये भी सही है। इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, सूरत में नहीं बल्कि मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनाई थी या व्यापारी कोठी बनाई थी। तो यह चौथा कथन गलत हो जाएगा। इनमें 1, 2 और 3 सही है और सही वाला पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, सही दिया गया है। मंदिरों और मस्जिदों की जमीनों पर कर लगाना, यह भी सही है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, ये सभी कारण थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के विऔद्योगिकरण के लिए उत्तरदायी था। दिया गया है कि गुमास्ता के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप, ये कारण थे। देसी राजाओं और राजघरानों को पतन, ये भी कारण था इसका। भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियां, ये सभी ब्रिटिश नीति के कारण थे विऔद्योगिकरण के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1, 2 तथा 3। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछा गया है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोल दिए, सही है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा इसके लिए सफल आंदोलन भी चलाया, सही दिया गया है। इन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह का समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया था, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। स्वदेशी एवं बहिष्कार जो है यह बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाए गए थे। बंगाल विभाजन जब हुआ था तो इसी में स्वदेशी एवं बहिष्कार के नारे भी लगाए गए थे। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। कोयले के भंडारों से समृद्ध महानदी घाटी भी है, दामोदर नदी घाटी भी है और सोन नदी घाटी भी है। इसके साथ साथ गोदावरी नदी घाटी भी है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंतरिक प्रवास देश के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, यह कथन क्या है, गलत दिया गया है। क्योंकि आंतरिक प्रवास जो होता है वह देश के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जैसे बाजार में अलग होता है और गांव में अलग होता है। जैसे बाजार में रोजगार के साधन मिलते हैं लेकिन गांव में उतना नहीं मिल पाता है। इसके बाद है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या प्रवास के लिए अपकर्षण कारक जिम्मेदार होते हैं, सही दिया गया है। वर्ष 2011 में भारत का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.80% है, सही दिया गया है। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में अभ्रक का भंडार है। मुख्य रूप से बिहार के नवादा जिला में अभ्रक का भंडार है। नवादा के अलावा गया और मुंगेर में भी अभ्रक मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। यह जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। दिया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, सही दिया गया है। चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। यह निहारिका परिकल्पना नहीं बल्कि ग्रहाणु परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, ग्रहाणु परिकल्पना को। तो यह गलत हो जाएगा, 2 नंबर गलत है। इसके बाद अगला देखिए, अगला है कि सर हेरोल्ड जेफरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वारीय परिकल्पना से हुई है, सही दिया गया है। यानी इनमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो केवल 2 जो है वह असत्य है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
और पूछा गया है सत्य कथन। दिया क्या गया है, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लेगुन और प्लाया में धरातलीय जल संसाधन उपलब्ध है, सही दिया गया है। धरातलीय व भूम जल का सबसे अधिक उपयोग उद्योगों में होता है, उद्योग में नहीं बल्कि इसका सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। इसके बाद है कि धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियां, झीलें व तालाब है, सही दिया गया है, यानी 1 और 3 इनमें सत्य है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है। चाय की खेती के लिए पर्वतीय ढाल वाली भूमि जहां पानी आए और जल्द से निकल जाए, सही दिया गया है। अम्लीय मिट्टी होना चाहिए, यह भी सही दिया गया है। सुवितरित वर्षा भी होना चाहिए, सही है चाय की खेती के लिए, और गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, तो इनमें चारों सत्य दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है केवल वह लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की चर्चा कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में, और यह अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है। अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। केंद्र सभा में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो यह अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत अपने निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराना मौलिक अधिकार है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो होता है यह केवल प्रशासनिक पदाधिकारी होता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 352 के अनुसार, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन, तो महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण में शामिल नहीं है। वैश्वीकरण में जो है आयात शुल्क में कमी शामिल होता है, आयात लाइसेंसी का उन्मूलन ये भी शामिल होता है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रवाह ये भी शामिल होता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश यह शामिल नहीं होता है वैश्वीकरण में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हेरा डोमर मॉडल पर आधारित था, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वह 1951 से 56 तक थी। अगला प्रश्न है कि भारत में मूल्यवर्धित कर वेट संग्रह की प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिया गया है कि यह एक बहुबिंदु कर संग्रह है, सही दिया गया है। यह कर पर कर यानी टैक्स पर टैक्स लगाने की अनुमति देता है, नहीं, यह गलत है। यह अल्पावधि के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। इसे गरीब समर्थक कर प्रणाली कहा जाता है, सही दिया गया है। तो इनमें 1 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर दिखाई देता है, तो कौन दिखाई देता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है वहां पे, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि यदि आप MS वर्ड में कंट्रोल+A की दबा रहे हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। कंट्रोल+A दबाना मतलब सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तबला वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है। तबला वादक जो है यह जाकिर हुसैन है, तबला वादक जाकिर हुसैन है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। पंडित रविशंकर सितार वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, और अमजद अली खान जो है यह स्रोत वादक है।
अगला है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन सा है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन है और कागजी मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग क्या था, चीन में ही। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में ही। इसके बाद अगला प्रश्न है कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो है यह द्रोणाचार्य पुरस्कार है और ये सभी जो पुरस्कार है ये सभी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ खेल प्रशिक्षण यानी जो प्रशिक्षण देता है उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, यूपी के वाराणसी में है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। पटना में जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और कोलकाता में जो है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है आप कमेंट में जरूर बताइए, जहां से लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानसूनी वर्षा की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। असत्य है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। एक समान नहीं बल्कि भारत में जो है अलग अलग स्थान पर मानसूनी वर्षा अलग अलग होती है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा, गलती पूछा गया था। अगला है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रेणी 1 में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो इंदौर शहर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में इंदौर ही आता है। अगला है कि 5वां राजभाषा सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया, तो यह जो है गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत किया गया, तो बिहार राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भारत का पहला 32 बिट प्रोसेसर का नाम विक्रम 3201 है। सही है। विक्रम 3201 को अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, सही दिया गया है। विक्रम 3201 को इसरो एससीएल ने मिलकर बनाया है। इसरो और एससीएल ने मिलकर बनाया है, सही दिया गया है। यानी इनमें तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई। यहाँ पे अरुंधति राय हो जाएगा, अरुंधति राय द्वारा लिखी गई, तो मदर मेरी कम टू मी, यह अरुंधति राय की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में कितने बौद्ध स्थल को विकसित किया गया है। बिहार में जो है 4 बौद्ध स्थल को विकसित किया गया है। कौन कौन को, तो बोध गया को, राजगीर को, वैशाली को और नालंदा, इन सभी के बौद्ध स्थलों को जो है विकसित किया गया। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य 2047 ईस्वी तक रखा गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन उद्योगों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 अधिसूचित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर जो है एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर, क्षार, लुगदी और कागज, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। भारत के सबसे सुरक्षित शहर जो है यह कलकत्ता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था, तो 1 फरवरी 2026 को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो यह ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है, ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा। अगला है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है, सही है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी सही है।
पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापा जाता है, यह भी सही है। और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा तथा धारा की दिशा मापा जाता है, न कि विद्युत प्रतिरोध। तो यह गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। और विद्युत प्रतिरोध को जो है आमीटर में मापा जाता है, ओम मीटर से। किससे? ओम मीटर से मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध को। अगला है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था। कब? 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु जो है कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गैस मुक्त करते हैं। HCOC COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसे ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पूछा गया है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, गलत दिया गया है, क्योंकि हीरे से जो है हीरा जो होता है यह कुचालक होता है और ग्रेफाइट जो होता है यह सुचालक होता है। तो दोनों अलग अलग होता है, गलत दिया गया है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, नहीं, उनके पास अलग अलग क्रिस्टल की संरचना होती है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, हीरा ज्यादा कठोर होता है और ग्रेफाइट बहुत ही कम कठोर होता है। तो इसका जो है तीनों गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से कोई सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, सही दिया गया है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। यूरेनियम एवं सीसा ये उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, बल्कि चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, ये सभी उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो यह गलत दिया गया, एक सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, केवल 1। अगला प्रश्न है कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? रेत और नेपथलीन के मिश्रण को जो है इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। और बीपीएससी तैयारी 3.0 में प्रश्न पूछा गया था, ये ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था। इसका अन्य नाम उत्सादन भी होता है। क्या होता है? उत्सादन। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो होता है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? सबसे अच्छा अग्निशामक जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? यह जो है यह जिप्सम होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो इसे कार्टिलेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मादा एनाफ्लेज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। यह कहाँ बैठती है? तो यह स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार लिम्फोसाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? अंतिम रूप से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है कि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि अस्तित्व होती है। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है यह मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कर्वाहट के लिए जो है पीछे का भाग होता है संवेदनशील क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, इसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। इसका हिंदी नाम, इंग्लिश नाम क्या होता है? म्यूचुअलिज्म, यानी दोनों को फायदा होता है इसमें, सहजीवन। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में बदलता है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो होता है वह एटीपी में बदलता है। अगला प्रश्न है कि आंत्र रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत्र ज्वर रोग जो होता है यह मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आंत ज्वर रोग जो होता है जिसमें बुखार ज्यादा आता है, यह शरीर के आंत को ही प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जैव उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? जैव उर्वरक का सही उदाहरण इनमें से
माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल होता है। और बेसिलस थुरिनजिएंसिस जो है यह एक क्या होता है, यह एक जीवाणु होता है। यह नहीं हो जाएगा, 1 और 2 इनमें सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 75 गो, इस प्रत्येक सेट में 75 गो जीके जीएस रहता है और 75 में मैथ रीजनिंग रहता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखें तो आप उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। दिया गया है विनय पिटक। विनय पिटक जो है यह अनुशासन के नियम से संबंधित है। इसके बाद सुत पिटक। सुत पिटक जो है यह बुद्ध उपदेशों का संग्रह है सुत पिटक में। और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म का दर्शन सिद्धांत की व्याख्या है। और महावंश और दीपवंश। महावंश और दीपवंश में श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। और जातक जो है यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है, जातक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो यह जो है यह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों के रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में, बल्कि 1000 से 1500 ईस्वी 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और यहाँ पे उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना जो है यह 1000 से 500 ईस्वी पूर्व, यानी ईस्वी जब शुरू हुआ था तो उससे पूर्व ही हुआ था। रचना उत्तरी गंगा के मैदान क्षेत्र में हुई थी। तो इसमें जो है दोनों गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 9 तो 1 और 9 ही 2। अगला प्रश्न है कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था दौलताबाद में स्थानांतरण से दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रित स्थापित करने का मौका मिलता। सही दिया गया है। इससे पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तनों यानी बंदरगाहों तक पहुंच उपलब्ध होती। सही है। यह उत्तर पश्चिमी सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से संरक्षण देता। यह विषय है, यानी इनमें तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी के बारे में पूछा गया है। मनसबदारी व्यवस्था राज के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। सही दिया गया है। मनसबदारी का पद पैतृक था। मनसबदारी का पद पैतृक नहीं हुआ करता था, बल्कि यह शाही अथवा राजकीय नौकरी में हुआ करते थे। कौन? मनसबदारी का पद। तो इसमें केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता ये थी कि उसी भाषा में लिखा जाता था जिन भाषा में उनका भक्त समझ सकते थे। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। खिलजी वंश का प्रथम शासक या संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ही था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो किलोखरी थी। कहाँ थी? किलोखरी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शाह आलम द्वितीय के बारे में पूछा गया है। तो ब्रिटिश से लड़ाई के लिए वह बंगाल के मीर जाफर के साथ मिल गया। बंगाल के मीर जाफर नहीं, बल्कि मीर कासिम से मिला था। तो यह गलत दिया गया है। ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिल गया। सही दिया गया है। ब्रिटिश ने उसे बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया था। सही है। वह इलाहाबाद की संधि द्वारा ब्रिटिश का पेंशन भोगी बनकर रहा। यह भी सही है। तो इसमें 2, 3 और 4 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नील के विद्रोह के बारे में 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ था। यह पूना एवं अहमदनगर में नहीं हुआ था, बल्कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था। तो ये गलत दिया गया है। यह साहूकारों के विरुद्ध संचालित था। साहूकारों के विरुद्ध संचालित नहीं था, बल्कि इससे जो है अंग्रेज जबरन नील की खेती करने के लिए विवश करता था। इसी के विरोध में जो था नील विद्रोह शुरू किया गया था। तो यह जो है यह बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, सही दिया गया है। तो इसमें सत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यपगत का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा पेश किया गया। डुप्ले द्वारा नहीं, बल्कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पेश किया गया था। तो यह गलत हो जाएगा। यह भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार की समस्या से संबंधित था, सही दिया गया है। इसने भारतीय शासकों के असंतोष में वृद्धि की, जो 1857 के विद्रोह के रूप में परिणत हुआ, सही दिया गया है। तो इनमें 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा। यह राजाओं, नवाबों और तालुकेदारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था, सही दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। तो इसको बी.डी. सावरकर के द्वारा संगठित किया गया था। कब? 1904 ईस्वी में, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था। तो कांग्रेस से, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा क्या गया है कि उपयुक्त में से कौन से कथन पृथ्वी के भूगर्भ के संबंध में असत्य है। गलत पूछा गया है, इनमें गलत कौन है। तो दिया गया है कि भूगर्भ में प्रपट्टी के नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है, सही दिया गया है। ये ज्वालामुखी का उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत भूगर्भ का क्रोड होता है। भूगर्भ का क्रोड नहीं, बल्कि इसका मुख्य स्रोत जो होता है वह दुर्बलता मंडल होता है। तो यह गलत दिया गया है। अगला है कि मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल तक पाया जाता है। मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल तक नहीं पाया जाता है, उससे बहुत आगे तक भी होता है। तो ये गलत दिया गया है, यानी इनमें गलत पूछा गया है। 2 और 3 गलत है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतों के एक रेखा क्रम से व्यवस्थित होने को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, सही दिया गया। वलित पर्वत वह होते हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, सही है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, ये भी सही है। यानी इनमें तीनों सत्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है के बारे में पूछा गया है। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सही दिया गया है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, आधा नहीं बल्कि 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। तो 1 सही है और 2 गलत हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है कौन सही नहीं है, तो 2 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है। नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो आग्नेय चट्टानें स्थूल परत रहित, कठोर, सघन तथा जीवाश्म रहित होती है, सही दिया गया है। सिलिका की मात्रा कम होने पर आग्नेय चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का होता है, सही दिया गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, नहीं वाला पूछा गया है। तो यह कम सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टान अम्लीय होती है। अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। तो नहीं वाला पूछा गया है, यानी गलत वाला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर नहीं वाला आया है। यह क्या है कि निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं, सही दिया गया है। इसके बाद है कि ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है। पश्चिमी तट नहीं बल्कि पूर्वी तटों पर बहती है। कहाँ पर? पूर्वी तटों पर। तो यह गलत हो जाएगा। गर्म जलधारा उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीप के पूर्वी तट पर बहती है। पूर्वी तट नहीं बल्कि पश्चिमी तट पर बहती है। किस तट पर? पश्चिमी तट पर। यानी 2 और 3 गलत हो जाएगा। गलत वाला ही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाए।
पहले तो आप देख लीजिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण काराकोरम, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख आता है, लद्दाख, इसके बाद आता है जास्कर, तब आता है पीर पंजाल, पीर पंजाल। और आपको पूछा क्या गया है कि आपको पूछा गया है दक्षिण से उत्तर, तो पहले पीर पंजाल हो जाएगा, उसके बाद जास्कर हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा और उसके बाद काराकोरम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि जलवासी पशुपालक के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी है? मसाई जनजाति जो है यह पूर्वी अफ्रीका के केन्या एवं तंजानिया देश में निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो यह ब्लॉक स्तरीय निकाय स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था वाला पूछा गया है। ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक था। तो इसमें जो नहीं वाला पूछा गया है कौन संबंधित नहीं था, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये संबंधित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुई? तो 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद पूछा क्या गया है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यह सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? ऑप्शन के अनुसार बताना है आपको। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वह यूपीएससी का अध्यक्ष आएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वरीयता क्रम में पहले स्थान पर आता है राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पर आता है उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर आता है प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पर आता है राज्यों के राज्यपाल और पांचवें स्थान पर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। यही सब क्रम है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और यह क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसमें यह प्रश्न नहीं पूछा गया हो। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली जो है यह राज सूची के अंतर्गत आता है और राज सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं। कितने विषय हैं राज सूची में? 61 विषय हैं। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? यानी ईपीसीजी का फुल फॉर्म बताना है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह बढ़ता जाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया क्या गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, सही दिया गया है। मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, नहीं यह बल्कि यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो एक सही है और दो गलत है। तो इसमें पूछा गया है कौन सही है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न देखिए कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, एक देश की राष्ट्रीय आय जो होती है यह उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने बनाया? लिस्प को LISP को किसने बनाया? तो जॉन मैकार्थी ने, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वाद्ययंत्र वादक से संबंधित है? बांसुरी वाद्ययंत्र वादक कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया है। पंडित रविशंकर जो है यह सितार वादक है, जाकिर हुसैन तबला वादक है और अमजद अली खां जो है यह सरोद वादक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस,
इसके बाद 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल के संसद को जो है पहले राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में 2014 के बाद से जो है संघीय संसद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेशनल असेंबली जो है यह फ्रांस की संसद का नाम है। फेडरल असेंबली यह स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है। जातीय संसद जो है यह बांग्लादेश की संसद का नाम है। प्रश्न है कि भारत की प्रथम मूक फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह राजा हरिश्चंद्र है। और भारत की प्रथम बोलती फिल्म जो है यह आलम आरा है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। कौन सा है? कांवर झील। ऑप्शन सी से हो जाएगा। और यह देश का 39वां रामसर स्थल है। कौन? कांवर झील। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लेगुन झील है? लेगुन झील के बारे में पूछा गया है, तो यह चिल्का झील हो जाएगा, पुलिकट झील हो जाएगा और कोलिरू झीलकूट हो जाएगा। तो इसमें जो है ये तीनों 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। वुल्लर झील जो है यह मीठे पानी की झील है और लेगुन का अर्थ होता है खारे पानी की झील। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार बजट 2026-27 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने स्तंभों पर आधारित बताया है? तो इसको 5 स्तंभों पर आधारित बताया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और वर्तमान में मुख्यमंत्री बदल गए हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी हैं और वर्तमान में राज्यपाल जो है वह सैयद अता हसनैन है। 5 स्तंभ जो बताया था, 5 स्तंभ था ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। अगला प्रश्न देखिए कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वन में सबसे अधिक जो वृद्धि किया वह राज्य है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर है। कौन सा देश है? सिंगापुर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप सी पदों से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? इसे 10% से बढ़ाकर जो है 50% करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला खिताब जीता? तो हांगकांग को हराकर। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है हरियाणा के पंचकुला में किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 9 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना के अनुसार 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से चयनित 100 आकांक्षी कृषि जिलों को किन प्रमुख कारकों पर चुना गया है? तो इसे जो है कम उत्पादकता पर, मध्यम फसल सघनता पर और ऋण तक औसत से कम पहुंच पर, इनमें से सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इन प्रमुख कारकों पर इन्हें चुना गया है। कितने जिले को? तो 100 जिले को। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितना प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4.3%। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया? और दरोगा में पुस्तक का नाम एक पुस्तक या कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी पूछा जाता है। तो दिया गया है कि कौन सा पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है? तो द मैजिक ऑफ द लास्ट अर्निंग्स। द मैजिक ऑफ द लास्ट अर्निंग्स। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। घोस्ट आई, ये जो है घोस्ट आई, यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। मिडनाइट ट्रेन जो है यह मेट हेग के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मेट हेग के द्वारा। द विडो जो है जॉन ग्रिशम के द्वारा लिखा गया। द विडो जॉन ग्रिशम के द्वारा लिखा गया। अगला है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जो है यह एक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो है यह दवा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? एग्रोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। एक साथ कौन कौन रहते हैं? तो शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिका में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित इसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो यह मृदा से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह क्या होता है? तो वह बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है? यानी दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है और दूध में आयरन भी नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और पुरुष सेक्स हार्मोन जो होता है वह टेस्टोस्टेरोन होता है। पुरुष सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? रक्त के संचरण में एरिथ्रोसाइट मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो यह संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में जो है सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में जब परिवर्तन होगा तो इसमें घर्षण बल शामिल होगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार है। इसका तात्पर्य है दर्पण जो होगा वह अवतल होगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वह घट जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का। विकृति जो होता है यह विमाहीन भी होता है। विकृति विमाहीन भी होता है। अगला है कि सही कथन चुनिए। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि सही कथन चुनिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके बाद है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2O3 और ZnO। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध जो होता है यह सिरका के समान होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक ही साथ रह सकती है कहलाता है। इसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? चूने का पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दुधिया हो जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? सीएनजी का मुख्य घटक CH4 होता है, यानी मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ट्यूब लाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला गिलास किससे बनता है? तो यह जो है सिलिका से भी बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है और सोडियम कार्बोनेट से भी। इनमें से सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद 75 इसमें जो है जीके जीएस का प्रश्न रहता है और 75 मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहता है। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है। एक प्रश्न जो होता है वह 4 मार्क का रहता है। तो टोटल आपको 600 मार्क का परीक्षा होगा। कितने मार्क का? 600 मार्क का। तो मैथ रीजनिंग आप बना लीजिएगा। इनका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी
CGL4 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है और 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो 1 और 2 का अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखें तो आप उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाणकालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, सही दिया गया है। इस काल में वृषभ यानी सांड को धार्मिक पशु माना जाता था, ये भी कथन सही है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये भी कथन सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए कि एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, तो यह लोथल में है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो यह कौन था? तो यह था राजा बालदेव पुत्र, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, सही दिया गया है। राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया, नहीं, ये कथन गलत दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रकूट ने नहीं बल्कि चोल राजवंश ने जो है पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया था। तो इसमें केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया क्या गया है कि महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था, सही दिया गया है। मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था में इस प्रकार चलता था। विधवा महिलाएं भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी, सही, ये भी कथन सही है। महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारों को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी, गिरवी भी रख सकता था किसी के पास और इसे बेच भी सकता था जमीन को, ये सब अधिकार था। यहाँ पे नहीं की बात हो रहा है, इसलिए ये गलत है। बंगाल में महिला जमींदार पाई जाती थी, सही दिया गया है, यानी 1, 2 और 4 इनमें सत्य है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर की भू राजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि भूमि राजस्व निर्धारण प्रणाली को जब्ती कहा जाता था, सही दिया गया है। बटाई या गल्ला बख्शी राजस्व निर्धारण की अन्य प्रणाली थी, सही है। राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली नसक भी थी, ये भी कथन सही है। इसके बाद आगे देखिए, चौथा दिया गया है कि करोड़ी भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी थे, हाँ सही दिया गया, यानी इनमें सभी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है कर्नाटक के हम्पी में मिलता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। अगला प्रश्न देखिए कि सहायक संधि या प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज का एक भाग कंपनी को दे दिया, ये कथन गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने जो है यह कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि आधुनिक भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, गलत दिया गया है, क्योंकि सर विलियम जोन्स नहीं बल्कि चार्ल्स विल्किंस जो है यह भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था या किया था, कब? 1785 ईस्वी में। अगला है कि विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। विल्किंस ने नहीं बल्कि सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कहाँ पे? बंगाल के कोलकाता में। तो इसमें दोनों गलत है, न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, सही है। जमींदार को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का अधिकार सौंपा गया, सही दिया गया है। इसके बाद है कि किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि को प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता था। प्रतिवर्ष निर्धारित नहीं बल्कि ये फिक्स है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न में देखिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, इसमें फिक्स ही रहता था कितना, एक ही बार तय किया जाता था। और ये जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो केवल 1 और 2, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन में
13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी? तो उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। और ये जो थे सर माइकल ओडायर, यह जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा घटना के बाद। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चौरी चौरा घटना जो है यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी को। इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। नेहरू रिपोर्ट जो है यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विषुव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, सही दिया गया है। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत होती है, ये भी सही है। इसमें ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, सूर्य की ओर ध्रुव का झुकाव नहीं होता है विषुव की स्थिति में, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 केवल सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन खनिज तेल के संदर्भ में सही नहीं है? तटीय प्रदेशों तथा अपतटीय प्रदेशों जैसे महाद्वीपीय निम्नगन तट से तेल को प्राप्त किया जाता है, सही दिया गया है। संसार के कुल तेल भंडारों का 1/4 भाग दक्षिण पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास केंद्रित है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि 1/4 नहीं बल्कि 3/4 जो है यह पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास स्थित है या केंद्रित है, तो इसमें सही नहीं है, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो यह मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य। और लौह अयस्क में उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उड़ीसा राज्य का। अगला प्रश्न है कि अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? सिंधु नदी जो है अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ जाती है अटोक के पास। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अटोक कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, जगह का नाम है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? नीफे के निर्माण में जो है निकेल और फेरस की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका की। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है तब वह अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। दिया गया है समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष। कहा गया है कि सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। जैसे हम लोग प्रस्तावना जैसे बोलते हैं या पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो यही सब जो है, तो इसमें क्रम में कौन कौन शब्द आया? तो पहले आया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, तब लोकतंत्रात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रस्तावना से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इस स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश ही भारत का राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत है? संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? तो यदि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में ले लिया जाता है तो उसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? यानी संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है, तो यह भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, और ये कौन सा है कि संविधान के मत दिया गया है और किस देश से लिया गया है वो पूछा गया है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 तक में है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही है, लेकिन मौलिक कर्तव्य अलग होता है। मौलिक अधिकार जो है यह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है कि संघ एवं राज्यों के बीच समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से, सी का 1 हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यह कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। दिया क्या गया है, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। इसके बाद से रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। इसके बाद है पारेख समिति का संबंध जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है। नरसिम्हा समिति का संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है। संशोधित मूल्य वर्धित कर जो है यह उत्पाद कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है, तो जीडीपी की गणना करने की विधि ह्रासमान लागत विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया क्या गया है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था उच्च संसाधन कार्यदक्षता और कम अपशिष्ट एवं बर्बादी का नेतृत्व करती है, सही दिया गया है। इसमें हर चीज का पुनः उपयोग, पुनर्निर्माण या पुनर्निर्वनीकरण किया जाता है, ये भी सही है। इसके बाद है 3 नंबर में कि इंडियन प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला भारत पहला एशियाई देश है जिसका लक्ष्य 2030 तक प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तित करने में व्यवसायियों को सक्षम बनाना है, यानी तीनों इनमें सही है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत वाला पूछा गया है। तो प्रत्येक ईमेल एड्रेस अद्वितीय है, सही दिया गया है। ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम होता है। ईमेल को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो होता है वह यूजर नेम होता है एवं दूसरा भाग जो होता है वह डोमेन नाम होता है। तो यह गलत दिया गया है, गलत ही पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और अल्ट कीज किसके उदाहरण है, यह किसके उदाहरण है, तो मॉडिफायर कीज के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोतवाद यंत्र वादक से संबंधित है। ये तो दोनों सेट में हम बताए हैं आपको, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी से हो जाएगा, अमजद अली खां। अगला प्रश्न है कि खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 25 लाख रुपये दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में जो है 15 लाख रुपये दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी 15 लाख ही रुपया दिया जाता है और ध्यानचंद पुरस्कार में जो है 10 लाख रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। वाटर लिली जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। इसके बाद जापान का राष्ट्रीय चिन्ह जो है गुलदाउदी है और भारत, अपना देश भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा और भारत का पहला इस्पात शहर जमशेदपुर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घास के मैदान दिया गया है, अवस्थिति दिया गया है और गलत युग्म का चयन करना है आपको। पुस्ताक घास का मैदान हंगरी में है, सही है। कैंटरबरी घास का मैदान जो है यह न्यूजीलैंड में है, नहीं कि उरुग्वे में, तो यह गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। उरुग्वे में जो है पंपास के घास का मैदान पड़ता है। डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है और कंपोज जो है यह ब्राजील के घास की मैदान है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निर्माणाधीन परिसर का नाम क्या रखा गया है। इसका नाम बदलकर सेवातीर्थ रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2026-27 के तहत किस विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटित किया गया है। तो शिक्षा विभाग को ऑप्शन ए से हो जाएगा। शिक्षा विभाग को जो है 68,216 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किया गया है। इसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग पर खर्च किया गया है। स्वास्थ्य विभाग पर 21,270 करोड़। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग पर 22,392 करोड़। उसके बाद जो है समाज कल्याण विभाग पर 7,724 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि दिया गया है कि देश में पहली पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित जलपोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका वाणिज्यिक संचालन नमो घाट व ललित घाट के बीच शुरू किया गया है, सही है। इस पोत का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये भी सही है। इस पोत के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति बंगलुरु की एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। इसकी चाल 6.5 नॉटिकल प्रति घंटा है, ये भी सही है। यानी इनमें सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्वतंत्रता के पश्चात यह 8वीं जनगणना होगी, सही दिया गया है। पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। यह जो जनगणना है पहली बार डिजिटल जनगणना है, सही दिया गया है। जनगणना 2027 3 चरणों में संपन्न होगी। 3 चरणों में नहीं बल्कि 2 ही चरणों में ये संपन्न होगी, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। अमीश त्रिपाठी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। डिफरेंट बट नो लेस, यह अनुपम खेर की पुस्तक है। मदर मेरी कम टू मी जो है मदर मेरी कम टू मी पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। और दरोगा वाला एग्जाम में जो है बुक यानी लेखक से एक प्रश्न पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वह राजकुमार गोयल है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सही है। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और पशुपालक वर्ष घोषित किया है, ये भी सही है। सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी सही है। इनमें से सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्वों को यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल करने के बाद भारत में अब ऐसे सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है। तो कुल 13 हो गई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 कितने कर्तव्यों पर आधारित है। ये कुल 3 कर्तव्यों पर आधारित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और हृदय के लिए ईसीजी किया जाता है। ईईजी जो है मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। अगला प्रश्न है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। एड्स जो होता है यह किसके द्वारा होता है। तो विषाणु यानी वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो होता है यह लाल और नीले रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं। इन सभी को अनावृत बीजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह कौन सा विटामिन है। तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसमें जो है RNA उत्तरदायी होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पदार्थ और उनके उपयोग दिया गया है और सही उत्तर चुनना है आपको। एस्पार्टम का उपयोग जो है कृत्रिम मधुरक में किया जाता है। फ्रेजॉन का उपयोग जो है प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नियोप्रीन का उपयोग जो है संश्लेषित रबर के रूप में किया जाता है। और बेनाड्रिल जो होता है यह प्रतिहिस्टामिन होता है, हिस्टामिन या हिस्टामिन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 3 4 1 2। अगला प्रश्न है कि ओंकोजिन संबंधित है, यह किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। इसके बाद जलवाष्प भी आता है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह लंबे समय तक बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, गलत कथन बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार किया जाता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? फिल्टर पेपर जो है उस पर क्या होता है? तो उस पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। यूरिया में कार्बन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है और ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम जो होता है वह 3 होता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा कितना? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, कैसे निकालना है वहाँ पे 4-5 निकाल के भी बताया गया है, आप उसे जरूर देखिए, 1 मिनट का ही वीडियो है वह। अगला प्रश्न है कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है कौन चीज? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा। गॉड पार्टिकल निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? गॉड पार्टिकल जो होता है यह हिग्स बोसोन का उपनाम होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1 जिप्टो बराबर है, 1 जिप्टो बराबर 10⁻⁻21 होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से ठंडक अनुभव या महसूस होती है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? पंखे की रफ्तार जो है वोल्टेज पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन जो होता है यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो 75 ये रहा GKGS का प्रश्न और 75 जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहता है और कुल 150 इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 में प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं वह 4 मार्क के होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार SSC CGL 4 के लिए सेट निकाला गया है, उन्हीं का सेट नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखें तो आप उसे भी जरूर देखें क्योंकि ये सभी वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो कलिंग के राजा खारवेल का संबंध जो है चेदी वंश से था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और कलिंग के राजा खारवेल एक जैन अनुयायी थे। कौन थे? जैन अनुयायी थे, यानी जैन धर्म को मानते थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इस काल के चारों वर्णों में समानता थी, यहाँ पे समानता नहीं थी, इसलिए ये गलत दिया गया है और गलती पूछा है तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो रोमिला थापर ने। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने एकता को वंशानुगत बनाया, सही दिया गया है। उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया, यह भी सही है। वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था, नहीं, ये गलत दिया गया है। सिपाही को नगद वेतन नहीं बल्कि अलग अलग जो गांव होता था, गांव का भू राजस्व उनके नाम कर दिया जाता था। जैसे गांव का टैक्स वसूल के लेना मतलब सिपाहियों का काम था ये। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अलवार और नायनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अलवार विष्णु के भक्त थे, सही है, जबकि नायनार शिव के भक्त थे, सही दिया गया है। अलवार तथा नायनार दोनों अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गाते थे, यह भी सही है। इन दोनों भक्ति परंपराओं में महिला भक्तों की उपस्थिति शामिल थी। सभी कथन जो है इनमें सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और कब सर टॉमस रो भारत आया था, कमेंट में आप जरूर बताइए। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विलियम फिंच का यह कथन है। किसका है? विलियम फिंच का। अगला प्रश्न है कि डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो मसूलीपट्टनम में। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिया गया है कि लिट्टन ने आईसीएस के लिए अधिकतम आयु सीमा को कम कर दिया, सही दिया गया है। इसके बाद है कि उन्होंने वर्ष 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जब देश भयंकर अकाल की चपेट में था, यह भी सही है। अंग्रेजों ने आईसीएस के लिए आयु सीमा कम करने के लिए एडवर्ड बिल पेश किया, सही दिया गया, यानी इनमें से सभी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को निम्नलिखित में से किस संगठन के विलय के रूप में स्थापित किया गया था? तो भूस्वामी समाज और बंगाल ब्रिटिश भारत समाज। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सचिन नाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सिंह और प्रतुल गांगुली, इन सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी का इसमें योगदान था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में। अगला है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो 1931 ईस्वी में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, यंग इंडिया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी तल को पेडिमेंट कहा जाता है, सही दिया गया है। इसके बाद है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल के आकृति विहीन रूप में परिवर्तित मैदान को पेडिप्लेन या पदस्थली कहते हैं, ये भी सही है। पवनों के निक्षेपणात्मक कार्य से अपवाहन गर्त तथा गुहा का निर्माण होता है। निक्षेपणात्मक कार्य से नहीं बल्कि अपर्दनात्मक कार्य से। किस कार्य से? अपर्दनात्मक कार्य से होता है, अपर्दनात्मक कार्य से। तो ये गलत दिया गया, यानी इसमें जो है सत्य 1 और 2 है, असत्य कौन सा है वो पूछ रहा है, तो 3 केवल असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वन उष्णकटिबंधीय तथा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, सही है। इसके बाद है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, सही है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, ये भी सही दिया गया है।
तीनों सही है। इसके बाद है कि यहाँ के पेड़ों की पत्तियां वर्ष में एक बार पूरी तरह झड़ जाती है। एक बार पूरी तरह नहीं झड़ जाती, बल्कि अलग अलग समय पर यह अपना पत्ता गिराती रहती है, इसलिए यह वन जो है हमेशा हरा भरा रहता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, केवल 4 इनमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है यह अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, इसे मैतेई कहा जाता है। मैतेई क्या है? एक प्रकार की ये जनजाति है, मैतेई जनजाति। अगला है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला अल्पस है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हिमालय जो है यह एशिया में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यह दक्षिण अमेरिका में है, और रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है यह उत्तरी अमेरिका में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि चलवासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलवासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जो विश्व के केवल यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में प्रचलित है। यूरोप केवल जो लगा है, इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा। यह जो है यह अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में भी फैला हुआ है, इसलिए यहाँ केवल यूरोप और एशिया दिया गया है, इसलिए ये गलत है। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में भी है। अगला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसमें राजनीति गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है, सही है, जिसमें हम लोग वोट गिराते हैं। प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र से सार्वभौमिक टास्क मताधिकारी के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, यह भी सही है। प्रत्येक शक्ति के मत का अन्य शक्तियों के मूल्य मत से भिन्न होता है, यानी इसमें कहा गया है कि प्रत्येक का जो मत होता है वो जैसे बड़ा आदमी का अलग होता है, छोटा आदमी का अलग होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि सभी के मत का मूल्य समान होता है। जो एक राजा का होगा वो एक प्रजा का भी उतना ही वैल्यू होता है मत का। देश के प्रधानमंत्री अगर वोट गिराए तो उसका भी मत का उतना ही वैल्यू होता है जितना एक आम नागरिक का होता है। इसके बाद है कि लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, ये भी सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 इसमें गलत है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो यह अल्पसंख्यक का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अल्पसंख्यक का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब क्या होता है? जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु सही दिया गया है, संबंधित राज्य की सहमति से भी बना सकता है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी बना सकता है, यानी इनमें से सभी अवस्था में यह कानून बना सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार सूचना का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए और सी। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो होती है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो यह जो है अशोक मेहता समिति पंचायत राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की। ऑप्शन बी से हो जाएगा। एक था बलवंत राय मेहता समिति, वह त्रिस्तरीय था। क्या था? त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए से हो जाएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो एनएसएसओ संगठन इसे सर्वेक्षण करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो यह होता है स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो आईएमएफ के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ऑप्शन बी से हो जाएगा।
अगला पूछा गया है पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि उनमें आगामी 20 वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। सही दिया गया है। इसे या इस दीर्घकालिक योजना को प्रेक्षात्मक योजना कहते हैं, यह भी सही है। इसके बाद है कि भारत की पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख होता है कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का उत्पादन कितना किया जाएगा, ये इसमें उल्लेख नहीं होता है। यह उल्लेख जो होता है यह बाजार में कितना मांग है और निजी क्षेत्र कितना इस पर निर्भर करता है, यानी कितना उत्पादन करना है इस पर निर्भर करता है। तो ये गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है और गलत केवल 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गलत पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्न में से कौन सा सर्वर का फंक्शन है। सर्वर का फंक्शन जो होता है डेटा या सूचना संग्रहित करना, ये सही है। इसके बाद है कि कंप्यूटर चलाने के लिए एक डेटाबेस प्रदान करना, ये भी सही है। और डेटा या फाइल ट्रांसफर ट्रैफिक प्रतिबंधित करना, ये सभी सर्वर का फंक्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह लखनऊ में है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। और इससे पिछले वीडियो में बताया गया था कि पटना में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो है यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली टेक्निकल फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है, तो टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल में 6 होती है, पोलो में 4 होती है। इसके बाद बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कबड्डी और एक नेटबॉल होता है, इनमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसके बाद है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है स्पेन में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, यानी घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प खा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया गया, सही है। वर्ष 2025 में कुल 20 बच्चों को पुरस्कृत किया गया, सही है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। इसके बाद है कि यह पुरस्कार बिहार के 3 बच्चों को दिया गया, नहीं, यह पुरस्कार जो है बिहार के केवल 2 बच्चा को मिला। किसको किसको, एक वैभव सूर्यवंशी और दूसरा कमलेश को। तो 3 गलत हो जाएगा। वर्ष 2025 में 2 बच्चों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है, तो यह है अमेरिका देश। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है यह 66 संगठनों से बाहर होने का फैसला किया, जिसमें से एक संगठन भारत में भी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। वह कौन सा संगठन है, इनसे भी निकल गया है, आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में कितने हस्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो 2 व्यक्ति को। 2 व्यक्ति कौन कौन थे, तो धर्मेंद्र सिंह देओल थे और कौन थे, धर्मेंद्र सिंह देओल और वीएस अच्युतानंद थे। क्वेश्चन यहाँ पे पद्म विभूषण यानी पद्म विभूषण होगा यहाँ पे। अगला है कि द 11th आवर पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखा गया है। द 11th आवर पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दितवा चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दितवा चक्रवात के बारे में, बंगाल की खाड़ी में उठा एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं बल्कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। इस चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया, पाकिस्तान द्वारा नहीं बल्कि यमन देश के द्वारा किया गया, तो ये गलत है दोनों। इसके बाद है कि ऑपरेशन सागर बंधु इस चक्रवात से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह राज्य मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहा? 13.1% रहा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया, सही है, और प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को ही मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। यह 78वां सेना दिवस था, यह भी सही है। इसका आधिकारिक विषय नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष था, यह भी सही है। यानी इनमें सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार प्रस्तावित कुल व्यय में से कितने करोड़ रुपए की आपूर्ति राजस्व प्राप्ति से प्राप्त करने की बात की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 35,33,150 करोड़ रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? वह प्रतिबिंब जो होगा वह कम चमक वाली एक घोड़ा जैसा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो होगा वह घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है? तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण जो है यह ध्वनि तरंग है। इसके बाद रेडियो तरंग, एक्स किरण और गामा किरण जो है ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर से जो है दूर स्थित वस्तु की ताप को मापा जाता है। और एक लेक्टोमीटर से जो है दूध की गुणवत्ता को मापा जाता है। अगला है कि साबुन ग्रीस को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाता है? तो यह जो है यह पायसीकरण द्वारा हटाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसे जो है तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बहुत ठंड के मौसम में पानी डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जो होता है यह जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आपको 3 परख नलियां दी गई है, उनमें से एक में आशुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो क्षार में। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो अवोगाद्रो के नियम में या इस नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पित्तल के घटक हैं? यानी पित्तल जो होता है यह किसका मिश्रण है? तांबा एवं जस्ता का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसका ट्रिक होता है पित्तल का पिताजी। पित्तल जो होता है यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। यह एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला है कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Al2O3 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो होता है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इस प्रकार के प्रश्न को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 3 एक जैसा लग रहा होगा और एक जैसा, तो एक ही आंसर होगा इसमें। तो उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई तो दिया गया नहीं रहता है। इस प्रकार के प्रश्न को आप वैसे भी बना सकते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना और पानी का उबलना।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पानी का उबलना आपको सबसे अलग लग रहा होगा। यह क्या है? यह भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना और दूध से दही बनना फिर पुनः अवस्था में नहीं आ सकता है इन सभी क्रिया में। तो यह सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, यह पेड़ का विश्लेषण नहीं है बल्कि झाड़ियां में यह सब होता है। किसमें होता है? झाड़ियां में। तो यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मलेरिया की रोकथाम के लिए जो है क्लोरोक्विन की दवा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जोड़ा सही सुमेलित है। अगला है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को क्या कहा जाता है? तो इसे लवण मृदोभिद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है प्राध्वनि तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है कि निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया जो होता है यह फेफड़ों का संक्रमण होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की पढ़ाई का अध्ययन जो होता है यह ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जियोलॉजी में जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी में जो है पर्वतों का अध्ययन किया जाता है और सेरोलॉजी में जो है ब्लड सीरम का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि कार्बन खादों, पुनर्चक्रित फार्मों, अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म, अपशिष्टों तथा जैविक कारकों की अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इसरो निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? यानी इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस युग में से सही सुमेल नहीं है पूछा गया है। तो इसमें सभी सही ही है, यानी सभी सुमेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उपयुक्त में से या इनमें से कोई नहीं। जैसे विटामिन B1 संतरा में अधिक पाया जाता है, विटामिन डी कॉर्डियोक्टिक तेल में पाया जाता है और विटामिन ई जो है गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि जो है इसमें से सल्फागुआनिडिन है और क्लोरोडेमफेनिकॉल है, यानी बी और सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाए। क्विनिन जो है यह क्या है? यह एक प्रकार का दवा होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार एसएससी के लिए सेट निकाला गया है CGL 4 के लिए, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दीर्घ निकाय और महावास्तु नामक साहित्यिक रचना निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती है? तो यह विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों के बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दीर्घ निकाय का अर्थ होता है बड़े उपदेशों का संग्रह और महावास्तु का क्या अर्थ होता है? बड़ी घटना या बड़ी कहानी। ये जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है कौन सा, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे, यही गलत दिया गया है, क्योंकि पत्थर के स्तंभ जो थे यह वाराणसी, यूपी के वाराणसी में तैयार किए जाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो यह है भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख में।
ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए, सही दिया गया है। बाजार नियंत्रण अधिकारी शाहना कहलाता था, सही दिया गया है, क्योंकि बाजार नियंत्रण अधिकारी जो हुआ करता था वह शाहना कहलाता था। व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था, ये गलत है, क्योंकि व्यापारियों का लेखा जोखा रहता था और बड़े नियंत्रण भी रहता था। इस पे कीमतों और दुकानदारों पर खास करके कड़े नियंत्रण रखा जाता था। तो 1 और 2 सत्य है, सत्य नहीं है तो केवल 3 सत्य नहीं है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, सही दिया गया है। इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना गया, ये गलत है, क्योंकि इन्हें परंपरा दार्शनिक नहीं माना गया था। तो केवल एक सत्य, असत कौन है, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तबकात ए अकबरी जो है यह निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गुलबदन बेगम जो है इसने हुमायूं नामा की रचना की, और अब्दुल हामिद लाहौरी जो है यह बादशाह नामा की रचना की थी। अगला है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अकबर जो है मुगल शासक थे जिन्होंने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे या चित्रखाना बनवाए थे। इसके बाद जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है भूमि की नपाई रस्सी के स्थान पर काठी या जरीब से किया जाता था, सही दिया गया है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, सही है। भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई, ये भी सही है। तो इसमें सभी कथन जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के पहले आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहली सामूहिक हड़ताल जो हुई थी वह 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। ये खेरा सत्याग्रह मार्च जून 1918 ईस्वी में हुआ, और पहली भूख हड़ताल जो हुआ था यह अप्रैल 1918 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की थी? तो 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस जो थे यह गांधी जी द्वारा समर्थित पटावी सितारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पेम्पलेट द वे आउट जारी किया? पेम्पलेट द वे आउट जारी किया, तो सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर, बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी ने। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना, यह जो है विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी प्रथा पर प्रतिबंध, इन सब पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सुधार किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद है मिलान करने वाला। निम्नलिखित संगठनों का उनके संस्थापकों के साथ मिलान करें। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इसके बाद है मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना एम वीर राघवाचार्य ने किया था 1884 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तेलंग ने किया था 1850 ईस्वी में। और पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एमजी रनाडे ने किया था, कब? 1870 ईस्वी में, महादेव गोविंद रनाडे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, यही गलत है, क्योंकि आग्नेय चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण जो होता है वह ज्वालामुखी के उद्गम से मैग्मा तथा लावा के जमने से बनता है आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है, तो इसका विस्तार जो है मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिसिया में है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है कांगो या जायरे नदी है, कांगो या जायरे नदी। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कर्क रेखा को जो है भारत में माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को भारत में माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को जो है नील नदी 2 बार काटती है, भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर नील नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्नतट स्थित है, तो आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने वाली धारा को गर्म जलधारा कहते हैं, सही दिया गया है। इसके बाद है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है, यह भी सही है। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, नहीं, लेब्राडोर की जो जलधारा है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इनमें पूछा गया कौन सत्य है, तो 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है, यही गलत दिया गया है, क्योंकि त्रिवेणी नहर जो है यह गंडक नदी से निकलती है। किस नदी से निकलती है? गंडक नदी से, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुनिए। दिया गया है कि भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था, सही है। इसके बाद है कि ऐसे क्षेत्रों में स्वशासन की मूल परंपरा को बचाते हुए आधुनिक पंचायती व्यवस्था को प्रावधानों के दायरे में लाने हेतु 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया, यह भी सही है। ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, यह भी सही है, यानी इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है, तो पंचायती राज में, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेलकर थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति जो है यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत जो होता है यह नाबार्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 ईस्वी में विके आरवी राव ने किया था। अगर ऐसे पूछे कि पहली बार भारत की राष्ट्रीय गणना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1867-68 ईस्वी में फर्स्ट बार।
अगला प्रश्न देखिए कि व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुर्खियों में रही है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग को जारी किया है? तो विश्व बैंक के द्वारा इस रैंक को जारी किया गया है, व्यापार सुगमता सूचकांक को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने का सूचक है, सही दिया गया है। इसके बाद है कि बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न भिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वेबसाइट। अगला प्रश्न देखिए कि MS एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? बोल्ड करने के लिए जो है Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो वर्ष 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी कहा जाता है? तो ओरियन तारामंडल जो होता है इसे शिकारी कहा जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा यानी HJ भाभा को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि दिया गया है कि अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जो था वह दशवंत था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और चित्रकला का स्वर्णयुग किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दिया गया है कि हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दुर्ग है, सही दिया गया है। वृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं, सही दिया गया है। और ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार नहीं बल्कि बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल। तो यही गलत है, गलत पूछा गया, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। फूलों की घाटी हिमालय क्षेत्र में है, सही दिया गया ये भी। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका सर्वप्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा डार्थ वेडर सुपरबग क्या है? डार्थ वेडर सुपरबग क्या है? तो यह एक विशाल समुद्री कीड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2026 को मनाया गया था, तो इनमें मुख्य अतिथि जो थे यह एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये दोनों थे। ऑप्शन नंबर ए और बी यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में कितने लोगों को यहाँ पद्म विभूषण यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 5 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पद्म विभूषण से 2026 में 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। अगला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो 21.76% है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरस मेला हाल ही में संपन्न हुआ, इसका थीम क्या था? इसका थीम था कि हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकास दर सर्वाधिक रहा? तो द्वितीयक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 12वां संस्करण निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया? तो अपना देश भारत में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो आर्मेनिया देश बना है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सदस्य बना है। अगला है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है? तो 5,92,344 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान प्राप्त किया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक निम्न में से कौन सा है? तो इसमें फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जीवाणु की खोज निम्नलिखित में से किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? शरीर में लौह की कमी से जो होता है रक्तअल्पता होता है, यानी रक्त की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत यानी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व जो होता है यह वायु प्रदूषक होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कब और कहां? तो दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है यह लैंगिक जनन पर आधारित होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? तो भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। भार जो होता है यह बदल जाता है, जैसे चंद्रमा पे भार अलग होगा और पृथ्वी पे भार अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान जो होता है अगर यहाँ पे 5 kg है तो वह हर एक जगह जो होगा, यहाँ हो कि चंद्रमा पर हो कि कहीं भी हो, वह 5 kg का ही होगा। तो ये 5 kg द्रव्यमान है, लेकिन वहां पे जो वजन किया जाएगा तो वह बढ़ जाएगा, वहां पे घट जाएगा। 6 किलो का 1 किलो हो जाता है। कहाँ पे? चंद्रमा पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि तरंगे के प्रसार के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु अस्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक अस्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल कार्य नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यह न्यूटन के पहले नियम के अनुसार ऐसा होता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम बताता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण जीव को प्रभावित नहीं करता है? तो वस्तु का द्रव्यमान। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि गैसों में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है? तापमान और दबाव के बीच गैसों में क्या संबंध है? तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो यह बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि NaCl में कौन सा बंध है? NaCl में जो है आयनिक बंध होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो उसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कैल्शियम। द्रव्यों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बारूद जो होता है यह किसका मिश्रण होता है? तो गंधक का, पोटेशियम का और नाइट्रेट्स, इनमें से सभी का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के मुख्य घटक है। एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनके साथ कोई भी शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ा होता है। सही दिया गया है। यह एक परमाणुविक कण है, यह भी सही है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। सही दिया गया है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की, यह भी सही है। यानी इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र है। किसी परमाणु के मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कैसे निकाला जाता है? तो 2n² से। तो ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि CaSO4 × ½ निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह जो है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके बाद ये रहा 75 मैथ रीजनिंग, ये GK/GS का प्रश्न रहा। और इसके बाद 76 से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से लेके फुल सेट को आप बना सकते हैं। सबका PDF डाल दिया गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक का। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।